हैं जहां पर अभी मतदान हो रहे हैं। और अगर 6 जिलों की 26 सीटों की बात करते हैं तो उसमें 15 कश्मीर क्षेत्र की आती है और 11 जम्मू क्षेत्र की आती है। अब श्रीनगर में हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है, लोग पहुंच रहे हैं और अपना मताधिकार का जो प्रयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले यहाँ जम्मू कश्मीर क्योंकि लगातार वोटों का बहिष्कार किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है, इससे उलट स्थिति है। इस बार मतदान भी दिल खोल करके किया जा रहा है और लोग भी सुबह सवेरे ही यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सुरक्षा बलों की भी, जहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद संजीदगी बरतनी पड़ती है यहाँ पर, लेकिन जो तैयारियां हैं वो खासी की गई है। अब सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा यहाँ पर हो रही है तो वो हो रही है पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की सीट की, जो गांदरबल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, बडगाम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और आज सेकंड फेज में दोनों ही सीटों पर मतदान होने वाले हैं। अब ऐसे में वो अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, उनके पास भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, बारामूला से वो खड़े थे, तब उन्हें इंजीनियर राशिद ने 2 लाख वोटों से हरा दिया था। अब 2 सीटों पर खड़े होकर के क्या वो इस बार जीत पाएंगे, क्योंकि इंजीनियर राशिद उस वक्त भी जेल में थे। गांदरबल की जिस सीट से वो खड़े हुए वहां उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है और जो प्रत्याशी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है वो भी जेल में है। अब बात अगर हम बडगाम सीट की कर लेते हैं, जो वो दूसरी सीट है जहां से उमर अब्दुल्ला खड़े हुए हैं। बडगाम सीट पर भले ही जो दिलचस्प हालात है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस सीट को सबसे ज्यादा सेफ सीट माना जाता है उमर अब्दुल्ला के लिए और साथ ही उनकी फैमिली के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि उस सीट का इतिहास यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा अगर कहीं से जीत दर्ज की है तो वो बडगाम की ही सीट रही है। अब बडगाम से लेकर के गांदरबल तक तो निगाहें टिकी ही रहेंगी और इसके साथ साथ जो 26 सीटें हैं जहां पर जो चुनाव हो रहे 6 जिले की, उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार आज लोग पहुंच करके कितने प्रतिशत तक मतदान करते हैं। पहला जो फेज था उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग किश्तवाड़ में हुई थी। अब किश्तवाड़ में जब 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जिन सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, जहां वोट डाले जा रहे हैं, इसी तरीके से लोग पहुंचेंगे और वहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शाम ढलते ढलते ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो श्रीनगर जहां पर पत्थरबाजी सबसे ज्यादा होती थी, जहां कर्फ्यू सबसे ज्यादा होता था, क्या आज वहां की जनता उसी तरीके से निकल करके जीतोड़ मतदान करती हुई नजर आती है जैसे पहले फेज में उनके द्वारा किया गया था। बिल्कुल, देखिए सीटें काफ़ी हॉट है जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं और सबकी निगाहें भी टिकी हुई है कि कौन बाजी मारता है। लेकिन ज़रा ये बताइए, क्योंकि देखिए फर्स्ट फेज़ का चुनाव आपने कवर किया, दूसरे फेज़ की आज बारी है, लेकिन क्या मुद्दे हैं? क्या 370 या फिर 35A जनता का सबसे अहम मुद्दा है या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता वोट डालने के लिए पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आवाज़ें इस बारे में सुनने को जरूर मिलती है 370 और 35A को लेकर के, लेकिन कहीं लोग भूल भी गए हैं, उनको विकास दिखाई दे रहा है। हम किसी भी गांव में जाते हैं, हम हर विधानसभा को कवर कर रहे हैं और इस दौरान लोग हमसे बस यही कहते हैं कि हमें समस्या रोजगार की है। रोजगार नहीं होने की वजह से जो यूथ है वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में अब बस हमें रोजगार चाहिए। और यही वजह वो बताते भी है कि हम बाहर निकल करके मतदान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लंबे वक्त से हमारे पास हमारी सरकार नहीं थी, हमारा नेता नहीं था। अब हमारी सरकार होगी, हमारा नेता होगा, हमारे मुद्दे होंगे तो हम उसे बेहतर तरीके से सुलझा भी पाएंगे, अपनी जो मांगे हैं वो भी बेहतर तरीके से रख पाएंगे। 370 और 35A को लेकर के लोग उतना बात करते हुए नजर नहीं आते हैं जितना बात करते हुए नजर आते हैं बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बिजली पानी की समस्याओं को लेकर के, सड़कों की समस्याओं को लेकर के। हर जगह बस एक ही बात सुनाई पड़ती है कि अभी बेरोजगारी है, महंगाई है और हम उससे जूझ रहे हैं, हमें बस उसी से मतलब है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लोगों से जब हमने पूछा कि आखिरकार जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे, तो मुद्दों के नाम पर बस वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। 370 और 35A का जिक्र करते हुए उस लिहाज से पुनीता नजर नहीं आते हैं। जी ठीक है मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए फिर आप दोबारा तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और आज मैदान में कई दिग्गज है, सेकंड फेज और घाटी में जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किस तरह से इजराइल लगातार ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक्स कर रहा है। पहले पेज फिर वॉकी टॉकी की खबर आपने सुनी, धमाके हुए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि जमीन से लेकर आसमान तक बमबारी की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए इजराइल की तरफ से एक बार फिर से यानी कि मंगलवार को लेबनान में धमाके किए गए हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। एक बार फिर से आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से इजराइल जो है रुकने वाला नजर नहीं आ रहा है।
18 साल बाद जल उठा लेबनान। लेबनान बनेगा शमशान। हिजबुल्लाह के खिलाफ महाअभियान। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक की वजह से हिजबुल्लाह के होश पहले ही फाख्ता हो गए थे, लेकिन मंगलवार को इजराइल ने लेबनान की धरती पर ऐसा तांडव किया कि हिजबुल्लाह के कमांडरों के ठिकाने पर ही उनकी कब्रगाह बन गई। इजराइल ने लेबनान में इतने बम बरसाए कि हिजबुल्लाह को 18 साल पहले का खौफनाक मंजर याद आ गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने बेरूत में एक हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के साथ एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है। मारे गए कमांडर का नाम इब्राहिम कोबेसी है। इजराइल के मुताबिक उसकी ओर से लॉन्च होने वाले रॉकेटों के लिए कोबेसी ही जिम्मेदार था। सटीक जानकारी के मुताबिक हमने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर लेबनान में कई हमले किए जो इजराइल के लिए सीधे तौर पर घातक थे। इजराइल ने अपने हमले में रिहायशी इलाकों के कई घरों को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि इन हमलों का मकसद उन ठिकानों को तबाह करना था जहां घरों की आड़ में हिजबुल्लाह ने छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर बना रखे थे। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक वीडियो संदेश में इसके सबूत भी रखे। इजरायली सेना का दावा था कि लेबनान में कई घरों के अंदर ऐसे ही रॉकेट मौजूद हैं जो सीधे तौर पर इजराइल के लिए घातक हैं। हिजबुल्लाह के लिए तो अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बमों से निशाना बनाना जारी रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ वो अब तकनीक के रास्ते हिजबुल्लाह के मोबाइल समेत कई यंत्रों को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक किया है, क्योंकि अचानक वहां के रेडियो नेटवर्क पर इजराइल का मैसेज सुनाई देने लगा, जिसमें लोगों को हिजबुल्लाह के इलाके को खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ऐसा एक वीडियो भी सामने आया है। आईडीएफ ने आपको चेतावनी दी है कि हमारे निशाने से हट जाइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस चेतावनी को गंभीरता से लें। हिजबुल्लाह को आपकी जिंदगी और आपके अपनों की जिंदगी को खतरे में डालने मत दीजिए। हिजबुल्लाह को लेबनान को खतरे में मत डालने दीजिए। हथियारों के सामने से हट जाइए। इजराइल की इस चेतावनी का असर कुछ ही घंटों में बेरूत की सड़कों पर दिखाई देने लगा, जब हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गए। बेरूत की सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। हमास की एक गलती के बाद गाजा का जो हाल हुआ, उसकी तस्वीर तो दुनिया पहले ही देख चुकी है।